हेलो 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 हेलो। शुरू करें? कहाँ तक हुआ था? यहाँ से होना था। इंडक्टर एंड चॉक। देखें बाबू। एक बार चला रिवाइज कर देते हैं। हेलो 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 हेलो। ठीक है। और हल्का सा साउंड दो। अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है सर। अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो नाम ही है इसका अल्टरनेटिंग करंट, मतलब जो अल्टर हो। अल्टरनेटिंग करंट मतलब जो क्या हो, अल्टर हो, मतलब ऐसा हो। हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये होता है जो अल्टर हो, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो कि सीधा हो। अब पॉलीफेज, पॉलीफेज एक होता है सिंगल फेज, एक होता है थ्री फेज। थ्री फेज को ही हम पॉलीफेज कहते हैं। आप कभी सुने नहीं होंगे। साउंड देख लो, साउंड मैनेज करो। हेलो हेलो। कम कर दें। हेलो हेलो। आप देखिएगा कि पॉलीफेज सिस्टम की बात करोगे तो पॉलीफेज सिस्टम का मतलब वो आप सुने होंगे सिंगल फेज या तो थ्री फेज। कभी चार फेज सुने हैं? कभी चार फेज सुने हैं? कभी नहीं सुने होंगे। ठीक है। ठीक है। तो कभी आप पॉलीफेज के बारे में जो है में थ्री फेज को ही मेनली पॉलीफेज कहते हैं। एक फेज नहीं होता है। एक फेज होता है, थ्री फेज होता है। थ्री फेज को ही मेनली हम कौन फेज कहते हैं? पॉलीफेज कहते हैं। ये वो भी अल्टरनेटिंग करंट एसी में ही पॉलीफेज होता है। डीसी में पॉलीफेज नहीं होता है। डीसी में पॉलीफेज नहीं होता है। एसी में अगर आप देखिएगा, एसी और डीसी में बैटरी में कौन होता है, एसी की डीसी? तो सर अगर एसी में देखिएगा तो ये या तो सिंगल फेज होता है या तो थ्री फेज होता है। या तो सिंगल फेज होता है या तो क्या होता है, थ्री फेज होता है। और अगर डीसी में आप देखिएगा, डीसी में सिंगल ही फेज होता है। इसी थ्री फेज को जो है, ये जो थ्री फेज है इसको हम लोग पॉलीफेज के नाम से जानते हैं। इस थ्री फेज को हम लोग किस फेज के नाम से जानते हैं? पॉलीफेज के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हम अगर चलते हैं सर प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा उसे कहते हैं जो दिशा और परिमाण जिसका समय के साथ क्या हो रहा हो, बदलता। अगर वही डायरेक्ट करंट की बात करोगे, दिष्ट धारा जिसको आप कहते हैं, ये डीसी है। इसका दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता। फिर अगर हम आते हैं दिष्ट धारा, इसका दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है। बुलन रे। फिर हम चलते हैं सर आवृत्ति। एक सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर हम चलते हैं आवृत्ति की इकाई। आवृत्ति की इकाई साइकिल पर सेकंड होती है या हर्ज होती है। और आवृत्ति का एक फॉर्मूला होता है एफ बराबर एनपी बटा 120। एफ बराबर एनपी बटा 120, जहां एन कुंडली में घूमने की गति प्रति मिनट है, पी ध्रुवों की संख्या है। एसी का जो समीकरण होता है वो होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी।
दो फेज। फेज का प्रकार, फेज का प्रकार क्यों पूछेगा? सिंगल फेज और थ्री फेज, मेनली दो प्रकार के फेज होते हैं, लेकिन ये कोई सवाल नहीं है जो आपको पूछा जाएगा। तत्कालिक इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट वह करंट होता है जो किसी निश्चित समय पर का करंट होता है, याद है? अरे किसी निश्चित समय पर का जो करंट होगा उसे हम कौन करंट कहेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट। फिर कहता है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता के किसी भी पल पर उसका मान तत्कालिक मान कहलाता है, शिखर वैल्यू, पीक वैल्यू। ये जो महत्तम मान होगा उसी को हम शिखर मान कहेंगे। महत्तम मान को कौन मान कहेंगे? शिखर मान। वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान होता है आरएमएस मान, एसी का वह मान है जो दिए गए समय में उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितना कि उतने ही समय में कौन उत्पन्न करता है? डीसी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आई आर एम एस बराबर आई मैक्स बाई रूट टू या ई मैक्स बाई रूट टू। इसको जब 1 बाई रूट टू को तोड़ोगे 1.707 0.707 आ जाएगा इंटू ई मैक्स। सभी विद्युत मापक यंत्र इसी का कौन मान नापते हैं? आरएमएस मान। फिर औसत मान, इसे हम पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुके थे। औसत मान होता है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता के आधे चक्र के तत्कालिक मानों का जो औसत होता है उसी को हम क्या कहते हैं? औसत मान। आई एवरेज इज इक्वल टू इतना, ई एवरेज इज इक्वल टू इतना। गणनाओं आदि में एसी का औसत मान ही प्रयोग किया जाता है। शिखर गुणांक या श्रृंग गुणांक, शिखर का मतलब होता है महत्तम, पीक फैक्टर। पीक फैक्टर, फैक्टर जब भी होगा दो चीजों का अनुपात होता है, फैक्टर जब भी होगा दो चीजों का अनुपात होगा। पीक फैक्टर का फॉर्मूला होता है आई मैक्स बटा आई आरएमएस या ई मैक्स बटा ई आरएमएस। इसका कुल वैल्यू हो जाता है 1.414। फिर है फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर बराबर आई आरएमएस बटा आई एवरेज होता है, इसका वैल्यू 1.11 हो जाता है। ये इसका लिस्ट है जो हम आपको बताए थे। फिर है इन फेज, इन फेज मतलब एक ही समय में अगर महत्तम ऊंचाई तक जाएगा दो तरंग या दो करंट तो उसको हम इन फेज कहेंगे। एक अलग अलग समय में अगर जाएगा महत्तम पर तो उसको आउट ऑफ फेज कहेंगे। जैसे ये ऐसे है, ये आउट ऑफ फेज है, और ये देखो एक ही समय पर दोनों जो है महत्तम ऊंचाई पर गया है तो इन फेज है। ये एक ही समय पर दोनों महत्तम पर गया है तो इसको इन फेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इन फेज। आउट ऑफ फेज ये हो गया, क्या हो गया? ये आउट ऑफ फेज हो गया। अब कहता है अप्रगामी तथा पश्चगामी राशियां, ये हो गया था ना। पश्चगामी मतलब लैग करेगा कि लीड करेगा? लैग करेगा। लीड करेगा मतलब आगे जाएगा। फिर शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, जकरा में केवल प्रतिरोध होगा तो उसे हम शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहेंगे। बोलो ना। और यह धारा और वोल्टेज इसमें इन फेज में होता है। उसके बाद शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वैद्युतिक शक्ति की गणना डीसी परिपथों की भांति करते हैं। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई होता है इंडक्टर और चौक। वैसे तो प्रत्येक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, यहीं से पढ़ाना था क्या? अब देखिए इंडक्टर क्या होता है, नोट दीजिए। सर नोट्स नहीं है, आप बुक ले सकते हैं। ये बुक अवेलेबल है shopday.in पे, मार्केट में भी हर जगह अवेलेबल है। आप ये बुक लीजिएगा, इसी से हम पढ़ाते हैं। अब देखो अगर हम सर बात करें इंडक्टर की, इंडक्टर या चौक कहते किसको है? अगर किसी तार को आप क्वाइल के रूप में ऐसे लपेट दोगे, किसी भी ये तार है, इसको आप क्वाइल के रूप में अगर लपेट दोगे तो इसको हम चौक कहते हैं। क्या कहते हैं? चौक या इंडक्टर कहते हैं। अगर किसी भी तार को आप क्वाइल के रूप में लपेट देते हो तो उसको हम इंडक्टर या क्या कहते हैं? चौक। इंडक्टर या चौक कहते हैं। किसी भी तार को क्वाइल के रूप में लपेटना इंडक्टर या चौक कहलाता है। अब देखिए ये ऊर्जा को संग्रहित करता है। जितना भी स्विच को आप ऑन ऑफ करते हैं तो स्पार्किंग होता है ना, स्पार्किंग होता है। अभी चलो तुम्हारी वैकेंसी आने वाली है एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की। बहुत जल्द तुमको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। लगभग 2000 से 2500 वैकेंसी आने वाली है। ठीक है,
तो अगर जिन बच्चों का इलेक्ट्रिशियन है और 55 से 60 नंबर कट ऑफ जाता है, जितना पढ़ाए उतना भी कर लोगे तो काम हो जाएगा। हाँ हाँ, सारे लोग डाल सकते हैं। अगर किसी भी तार को चौक के रूप में क्वाइल के रूप में लपेट देते हैं तो ये क्या कहलाता है? चौक कहलाता है। अब सर इसको हम इंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंडक्टर। अब कहते हैं देखो, इंडक्टर या चौक, वैसे तो प्रत्येक प्रत्यावर्ती विद्युत धारावाही चालक को में इंडक्टेंस विद्यमान रहता है। इंडक्टेंस का मतलब होता है ऊर्जा। हर धारावाही चालक में एक ऊर्जा विद्यमान रहती है, करंट विद्यमान रहता है। सही भी बात है। कहते हैं जब चालक तार को कुंडली के रूप में लपेटकर, ये अगर चालक तार है, इसको हम कुंडली के रूप में, क्वाइल के रूप में ऐसे लपेट देते हैं, एक नियत मान का इंडक्टेंस प्रस्तुत करने के लिए एक पुर्जे के रूप में प्रदान कर दिया जाता है, तो इसे हम इंडक्टर या क्या कहते हैं? चौक कहते हैं। अब है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है? देखिए, होता क्या है कि एक होता है कैपेसिटर, एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। प्रेरकत्व प्रदान करना मतलब आप कह सकते हैं विरोध प्रदान करना, जिससे वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है। कोई भी चीज को आप रोकिएगा तब आपके पास रहेगा, नहीं रोकिएगा तो चल देगा। तो ये जो कैपेसिटर है ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो वोल्टेज के अप्स एंड डाउन्स को ये ठीक करेगा। और ये जो इंडक्टर है ये करंट को कंट्रोल करता है। ये करंट कंट्रोल करता है। ये जो सर इंडक्टर है ये करंट कंट्रोल करता है। ये जो कैपेसिटर है ये वोल्टेज कंट्रोल करता है। इंडक्टर करंट में होने वाले उतार चढ़ाव को अस्थिर करेगा। करंट में जो होने वाला उतार चढ़ाव है इसको क्या करेगा? अस्थिर करेगा, कंट्रोल करेगा। तो कहते हैं कि एसी परिपथ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। विद्युत धारा का जो अप डाउन होगा उसको, उसका ये विरोध करेगा, मतलब होने नहीं देगा, तो उसको हम इंडक्टेंस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह करंट को कंट्रोल करेगा, करंट के मान में अप डाउन नहीं देगा। जैसे आप देखिएगा कि ये अभी लगा हुआ है, इसका देखिएगा आप, वोल्टेज तो अप डाउन हो रहा होगा, ट्रांसफार्मर से जो निकला होगा वो कहीं ना कहीं वोल्टेज अप डाउन हो रहा होगा, लेकिन ये हो रहा है क्या? ये हो रहा है क्या? क्यों? क्योंकि इसमें करंट आने से पहले छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे इंडक्टर्स लगे हुए हैं, जो करंट और वोल्टेज के अप्स एंड डाउन्स को रोक देता है। एक कांस्टेंट करंट, ये कहता है हमरा में आओगे जितना वो हमको नहीं पता है, जाने हम 5 एम्पियर देंगे, घट जाएगा तो बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगा तो घटा देंगे। मेरा बात बुझ रहा है? तो ये काम करता है कैपेसिटर और इंडक्टर। इतना सारा जो कैपेसिटर और इंडक्टर लगा हुआ रहता है वो करंट को कंट्रोल करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है। रजिस्टर कुछ नहीं करता, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर करता है। हमको ये बताइए, अगर इंडक्टर करंट को कंट्रोल करेगा तो कंट्रोल करेगा मतलब पीछे लाएगा कि आगे ले जाएगा? किसी भी चीज को आप कंट्रोल करते हैं तो उसको पीछे लाते हैं। आप वोल्टेज को कंट्रोल करेगा तो वोल्टेज को पीछे लाएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये अगर वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, इसका मतलब वोल्टेज को पीछे लाएगा, मतलब वोल्टेज लैग करेगा। वोल्टेज लैग करेगा कि लीड करेगा? और करंट लीड करेगा। और ये जब लगाएंगे तो ये करंट को कंट्रोल करता है, इसका मतलब यहां करंट लैग करेगा। बोलो रे, करंट लैग करेगा और वोल्टेज क्या करेगा? वोल्टेज लीड करेगा। एनी डाउट? करंट लैग करेगा और वोल्टेज क्या करेगा? लीड करते। अब देखिए सर, कहते हैं एसी परिपथ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं? इंडक्टेंस। और वोल्टेज के मान में परिवर्तन का विरोध करेगा उसको कैपेसिटेंस। इसका प्रतीक क्या होता है? एल, और मात्रक क्या होता है? हेनरी। हेनरी
मात्रा क्या होता है? हेनरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। इसका प्रतीक L और मात्रक होता है हेनरी। अब कहता प्रतिरोधों की भांति इंडक्टर, देखिए जैसे रेजिस्टेंस का समूहन होता है सर, देखिए अगर हम समूहन की बात करते हैं तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में समूहन क्या होगा? अगर मान लीजिए दो प्रतिरोध है तो R समतुल्य बराबर R1 प्लस R2, बोलिए। उसी तरह प्रेरकत्व का भी होता है। प्रेरक का श्रेणी क्रम में अगर हम समूहन की बात करें तो ये भी L समतुल्य इज इक्वल टू L1 प्लस L2 हो जाएगा, बोलो। और अगर इसके हम समानांतर क्रम समूहन की बात करें, प्रतिरोध का समानांतर क्रम समूहन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाय आर समतुल्य इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। उसी तरह अगर प्रेरक का समानांतर क्रम समूहन की बात करें ये हो जाएगा 1 बाय RS इज इक्वल टू 1 बाय R1, सॉरी 1 बाय LS ना, LS बोले तो L समतुल्य, 1 बाय L समतुल्य इज इक्वल टू 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2। अगर हम धारिता की बात करें, धारिता का श्रेणी क्रम समूहन की बात करें, 1 बाय C समतुल्य इज इक्वल टू होता है 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, बोलिए। अगर धारिता धारिता का सही है, धारिता का समानांतर क्रम समूहन की अगर बात करें 1 बाय C समतुल्य के जगह पर यहां हो जाएगा C समतुल्य इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये मामला है। आप जब गौर से देखिएगा प्रतिरोध और प्रेरक का सेम होता है, कैपेसिटर का उल्टा हो जाता है। कैपेसिटर में देखो जो काम यहां समानांतर में करते हैं वो काम यहां श्रेणी में करते हैं, और जो काम यहां श्रेणी में करते हैं वो काम यहां समानांतर में करते हैं। सिर्फ किसके केस में? कैपेसिटर के केस में, संधारित्र के केस में। लैग का मतलब होता है पीछे जाना और लीड का मतलब होता है आगे जाना। अब देखिए सर, तो कहते हैं कि प्रतिरोधों की भांति इंडक्टर का भी समूहन की जरूरत पड़ती है जिसका तुल्य इंडक्टेंस निम्न विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। श्रेणी क्रम में समूहन होगा तो L समतुल्य बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा, और समानांतर क्रम में अगर होगा तो 1 बाय L समतुल्य इज इक्वल टू 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 प्लस 1 बाय L3 डॉट 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 1 बाय Ln हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्रेरणिक प्रतिघात। अभी प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए कि कोई इंडक्टर है, जैसे रेजिस्टेंस के प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, कैपेसिटर के कैपेसिटी को C से डिनोट करते हैं, वैसे ही इंडक्टर के इंडक्टेंस को L से डिनोट करते हैं। लेकिन इसका जो प्रतिरोध होता है उसको XL से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इसका जो प्रतिरोध होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? XL से। और इसका जो प्रतिरोध होता है उसको XC से। इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्ट, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, इसको RA से डिनोट करते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिरोध।
इसको प्रेरणी प्रतिघात, इसको कहते हैं कैपेसिटिव प्रतिघात। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πfl। यहां एफ क्या है? आवृत्ति। एल क्या है? प्रेरकत्व। तो पाई क्या है भैया? तो पाई है। एक्सी क्या है? एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/2πfl। एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/2πfl। एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2πfl। तो अगर 1/2πfl हो जाएगा तो यहां भी एफ आवृत्ति है, एल क्या है? यहां 1/2πfc हो जाएगा, सी धारिता हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? धारिता। ठीक है। आर आर ए रह गया, एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl हो गया, एक्सी इज इक्वल टू 1/2πfc हो गया। ठीक है। सी क्या है? धारिता। एफ क्या है? आवृत्ति। यहां एफ आवृत्ति है, एल प्रेरकत्व। ठीक है। तो कहते हैं इसको प्रेरणिक प्रतिघात, इसको कहते हैं कैपेसिटिव प्रतिघात। तो प्रेरणिक प्रतिघात मतलब ये विरोध न है। तो कहता है जब इंडक्टर से प्रतिरोध, किसको कहते हैं? जब प्रतिरोध के द्वारा विरोध होता है चालक तार में तो उसी को प्रतिरोध, किसी भी तार के द्वारा जो विरोध होता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। और किसी भी इंडक्टर के द्वारा जो विरोध होगा, करंट के मार्ग में जो रुकावट डालेगा, उसी को हम प्रेरणिक प्रतिघात कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। चैप्टर नंबर कितना है? 5। कहता है प्रत्यावर्तित विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी कुंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध ही उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। कहते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी कुंडली द्वारा, किसके द्वारा? किसी कुंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध ही उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता। जो विरोध होता है उसके मार्ग में उसी को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। अब कहता है इसका प्रतीक एक्सल तथा ओम, मात्रक ओम होता है। मात्रक तो जितना भी प्रतिरोध है सबका मात्रक क्या होगा? ओम। एक्सल इज इक्वल टू 2πfl। अब यहां तुमको कह देगा एफ का मान बढ़ेगा तो एक्सल का मान क्या होगा? घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रे। और एल का मान बढ़ेगा तो एक्सल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। सही है ना? जहां एफ फ्रीक्वेंसी है हर्ज में और एल इंडक्टेंस है हेनरी में। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी। अब सर देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं रजिस्टेंस आई बराबर, यहां अगर करंट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? यहां करंट निकालिएगा तो आई इज इक्वल टू V/R हो जाएगा। बोलिए। एक्सी भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही है। अगर यहां करंट निकालिएगा तो आई बराबर V/R हो जाएगा। तो यहां जो करंट निकालिएगा ये हो जाएगा आई बराबर V बाय आर के जगह पर हो जाएगा एक्सएल। यहां जो करंट निकालिएगा वो हो जाएगा आई बराबर V बाय एक्सी। बोलिए। खाली यहां आर के जगह एक्सएल आ जाएगा, यहां सी के जगह आर के जगह एक्सी आ जाएगा। बोलिए। तो कहते हैं इसका प्रतीक एक्सल तथा मात्रक ओम है। एक्सल बराबर 2πfl। इंडक्टर युक्त परिपथ में विद्युत धारा की गणना, IL विद्युत धारा है एम्पियर में, V वोल्टेज है और IL इज इक्वल टू V/XL होता है। IL इज इक्वल टू क्या होता है? जैसे I बराबर V/R होता है ओम्स लॉ से, तो IL इज इक्वल टू हो जाएगा V/XL। अब जब आगे बढ़ते हैं शुद्ध प्रेरणिक परिपथ, मतलब केवल इंडक्टर। एक होता है शुद्ध प्रेरणिक परिपथ जिसमें केवल इंडक्टर हो, रजिस्टर और कैपेसिटर नहीं हो। जैसे सर अगर हम ऐसा कह देते हैं ये हो गया आपका शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, क्योंकि इसमें ना इंडक्टर है ना कैपेसिटर है। अगर हम ऐसा कह देते हैं तो इसको कहते हैं शुद्ध इंडक्टिव परिपथ। और अगर हम ऐसा कह देते हैं
शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ, शुद्ध कैपेसिटिव, शुद्ध इंडक्टिव, शुद्ध रेजिस्टिव। अगर ये दोनों आपस में मिल जाएगा, जैसे ऐसा हम कह देते हैं, बताओ जी, शुद्ध कैपेसिटिव या शुद्ध रेजिस्टिव हुआ? ये हुआ क्या? शुद्ध रेजिस्टिव, शुद्ध कैपेसिटिव, शुद्ध इंडक्टिव। क्लियर? बोलो। अब देखिए सर, अगर शुद्ध हमको ही बताओ, कोई भी तार होगा तो उसमें विरोध होबे करेगा, प्रतिरोध होबे करेगा। ये चला आज से हम 4 साल 3.5 साल पहले पढ़ाए हैं, लेकिन अभी वो उतने ताजा है कि आगे आगे क्या है। हम बार बार बोलते हैं टेक्निकल एग्जाम्स में टेक्निकल चीजों को एक बार पढ़ने के बाद वो चीजें कभी माइंड से इरेज नहीं होती, ये इसकी खासियत है। आप साइंस एक बार पढ़ लीजिए, कभी माइंड से इरेज नहीं होगा। मैथ आप एक बार पढ़ लिए होंगे, बहुत कम चांसेस है उसके इरेज होने के। हाँ, ये हो सकता है कि फॉर्मूला भूल गए, एक बार फॉर्मूला देख लेंगे, एक बार प्रोसेस को देख लेंगे, चीजें फिर से वही हो जाएंगी। रीजनिंग आप एक बार बना लिए हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है क्या? पट 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 बन ले जाते हैं, वही है टेक्निकल। अभी इसमें मामला क्या होगा? शुद्ध इंडक्टिव, शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट हो सकता है, क्योंकि अगर तार लगा हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रतिरोध होबे करेगा। कोई भी तार है तो प्रतिरोध होबे करेगा। इसमें चला ये रेजिस्टेंस है और इस तार में भी रेजिस्टेंस है, इसमें इंडक्टेंस न है, कैपेसिटेंस न है। ये शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट है, यहां भी रेजिस्टेंस, यहां भी रेजिस्टेंस, यहां भी रेजिस्टेंस। लेकिन यहां जाओगे ये शुद्ध इंडक्टिव, क्योंकि इंडक्टर तो है, ये है, साथ में एक तार है जिसमें प्रतिरोध भी है। शुद्ध कैपेसिटिव ये नहीं है, लेकिन अगर शुद्ध कैपेसिटिव इसको कहेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट संभव नहीं है, क्योंकि तार जोड़ेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस विरोध होबे करेगा। बोलिए। कहते हैं प्योर प्रेरणिक परिपथ, केवल इंडक्टर अथवा चौकयुक्त परिपथ शुद्ध इंडक्टिव परिपथ कहलाता है, जो केवल इंडक्टर जिसमें हो। बोलो, लेकिन ऐसा संभव है क्या? आगे वही लिखा हुआ होगा। वैसे कोई भी परिपथ शुद्ध इंडक्टिव नहीं होता, क्योंकि परिपथ में प्रयुक्त चालकों में कुछ न कुछ क्या होगा? कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में विद्युत धारा वोल्टेज से कितना डिग्री से पिछड़ जाती है? 90 डिग्री से पिछड़ जाती। अब देखो कैसे, ये मामला क्या है, हमको ही बताओ कि कहते हैं सर, देखिए हमने कहा कि इंडक्टर की अगर बात करोगे, देखो रजिस्टर किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं करता है, घटा बढ़ा देता है लेकिन कंट्रोल नहीं करता है। इंडक्टर एंड देन कैपेसिटर, ठीक है। इंडक्टर करंट को कंट्रोल करता है, करंट को क्या करता है? कंट्रोल। और कैपेसिटर वोल्टेज को कंट्रोल करता है, वोल्टेज को क्या करता है? कंट्रोल। अब दीजिएगा, इसमें करंट लैग करेगा, जिसको कंट्रोल करेंगे उसको पीछे ले जाएंगे। अब वोल्टेज क्या करेगा? लीड करेगा। कितना डिग्री से? 90 डिग्री। इसमें क्या होगा? वोल्टेज जो है लैग करेगा, और करंट जो है लीड करेगा। कितना डिग्री से? 90 डिग्री। क्लियर? अब देखिए, कहते हैं कि वैसा कोई भी परिपथ जो शुद्ध इंडक्टिव नहीं होगा, क्योंकि परिपथ में प्रयुक्त चालक में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। शुद्ध इंडक्टिव, आज तुमको याद ही नहीं रहेगा कौन करंट कंट्रोल करेगा, कौन वोल्टेज कंट्रोल करेगा। तो हम बार पहले भी बोले होंगे, एकरा में आई है तो जकरा घर में जे रहेगा उसी को ना कंट्रोल करेगा। नहीं, जकरा घर में आई है तो आई को कंट्रोल करता है, तो एक मतलब ये वोल्टेज को करता होगा, जिसको कंट्रोल करेगा उसको पीछे लाएगा कि आगे ले जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट? अब देखिए सर, कहते हैं वैसा कोई भी परिपथ जो शुद्ध इंडक्टिव नहीं होता है, क्योंकि परिपथ में प्रयुक्त चालकों में कुछ न कुछ प्रतिरोध भी होता है। कुछ न कुछ क्या होता है? प्रतिरोध भी होता है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में विद्युत धारा, कौन? विद्युत धारा पीछे रहेगा कि आगे?
वोल्टेज से 90 डिग्री से पिछड़ जाता है। तो सर हमको ये बताइए, हम इसको ये कहें कि विद्युत धारा 90 से पिछड़ जाता है, या यूं कह दें कि वोल्टेज 90 से आगे रहता है, क्या बात है कि अलग अलग बात है? हम आपसे पीछे हैं या आप हमसे आगे हैं, क्या बात है कि अलग अलग बात है? हम इसको कह सकते हैं ये करंट जो है 90 डिग्री से लैग करता है, या वोल्टेज 90 डिग्री से आगे जाता है। कहते हैं शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? 0। अभी कैसे होता है? क्योंकि शक्ति गुणांक बराबर cos फाई इज इक्वल टू होता है R बाई जेड। R बाय जेड। तो R का मान जो है, चूंकि शुद्ध इंडक्टिव होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस नहीं होगा। वो अलग बात है कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन शुद्ध इंडक्टिव तो नहीं होगा, तो का मान E0 ना हो गया। E0 हो गया तो कितना हो जाएगा? इसी को कहते हैं पावर फैक्टर, जो हम लोग आगे इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर कहता है संधारित्र। बताओ संधारित्र किसको कहते हैं? एक कैपेसिटर का सिंबल यही ना है हो। जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर कुछ दूरी पर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर आवेश को संग्रहित करता है। किसको संग्रहित करता है? चार्ज को एकत्रित करने का काम करता है, संग्रहित करने का काम करता है। किसी अचालक पदार्थ से पृथक, ये जो सर दो प्लेट रहता है, इसके बीच में कोई ना कोई कुचालक पदार्थ रहता है। कौन पदार्थ रहता है? कहते हैं किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटों से निर्मित ऐसी युक्ति जो विद्युत आवेश एकत्रित कर सके। ये जो कैपेसिटर है विद्युत आवेश को एकत्रित करता है, संधारित्र या कंडेंसर कहलाता है। संधारित्र ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संचित करता, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ऊर्जा को संचित करता है, और जैसे आप करंट देते हैं तो ये धक्का मारने का काम करता है, जिसके कारण आपका पंखा चलता है। धारिता एसी परिपथ का वह गुण जिसके कारण वह वोल्टेज के मान में होने वाले, किसको कंट्रोल करेगा? सर कैपेसिटर किसको कंट्रोल करेगा? वोल्टेज। वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, धारिता कहलाता है। इसका प्रतीक सी तथा मात्रक क्या होता है? फैराड। धारिता कैसा है? मात्रक क्या? फैराड। धारिता कैसा है? मात्रक क्या? फैराड। अब कहता है संधारित्र प्रतिघात, वही हो गया। संधारित्र प्रतिघात को हम किससे नोट करते हैं बाबू मेरे? एक्सी से। संधारित्र प्रतिघात को किससे नोट करते हैं? एक्सी। 1/2 पाई एफ सी। यहां फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ये घटेगा, आई घटेगा तो आई बराबर भी बाई एक्सी हो जाएगा। आई बराबर भी बाय एक्सी। क्लियर? कोई ऐसा लड़का है जो डिप्लोमा किया हुआ? नहीं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी संधारित्र द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध ही उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। ये जो कैपेसिटर जो विरोध करता है इसी को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बोलो ना रे। इसका प्रतीक क्या है? एक्सी। मात्रक क्या होगा? ओम। सभी प्रकार के प्रतिरोध का मात्रक ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। एक्सी बराबर 1/2 पाई एफ सी, जहां एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, सी क्या है? धारिता। संधारित्र युक्त परिपथ में विद्युत धारा का मान की गणना बताओ क्या हो जाएगा? आई बराबर भी बाई एक्सी हो जाएगा। बोलिए। शुद्ध संधारित्र परिपथ बताओ, शुद्ध संधारित्र परिपथ संभव है क्या? कहते हैं केवल संधारित्र युक्त एसी परिपथ शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ कहलाता है। वास्तव में कोई भी परिपथ शुद्ध कैपेसिटिव नहीं होता, क्योंकि चालक तार में कुछ न कुछ क्या होता है? प्रतिरोध होता है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा कितना डिग्री से पिछड़ जाता है? अशुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक कितना है? क्योंकि cos फाई इज इक्वल टू होता है R बाय जेड, और R का मान तो 0 ना होता है। चूंकि शुद्ध कैपेसिटिव हो जाएगा मतलब मान के चलेंगे रेजिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन रेजिस्टेंस होता है। बोलो ना। हाँ जी, जेड बताएंगे आगे। जेड होता है जब एक से अधिक रेजिस्टेंस कैपेसिटर, जैसे सर रेजिस्टेंस रहता है तो उसके विरोध को आर, जैसे यहां देखें ना, जैसे रेजिस्टेंस रहेगा उसके विरोध को आर, इंडक्टर रहेगा उसके विरोध को एक्सएल, और कैपेसिटर रहेगा तो एक्सी। आई दोनों रहेगा, तीनों रहेगा, तब हो जाएगा उसका प्रतिरोध जेड। उसका प्रतिरोध क्या लगेंगे? जेड। इसी को इंपीडेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए सर एकदम सिंपल है। या तो
रेजिस्टेंस होगा, या तो इंडक्टेंस होगा, या तो कैपेसिटर होगा। यही तीन गो बात होगा, रेजिस्टेंस, इन तीन गो बात होगा। सर अगर रेजिस्टेंस होगा तो इसका प्रतिरोध को आर, इसके प्रतिरोध को एक्सएल, इसके प्रतिरोध को एक्ससी। ठीक है, आई बराबर होता है वी बाय आर, यहां आई बराबर होता है वी बाय एक्सएल, यहां आई बराबर होता है वी बाय एक्ससी। यहां ये किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं करता, हमारे भाई हम ही पढ़ाए हैं। यहां एक्सएल इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ एल, और यहां एक्ससी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। इसमें तुमको डाउट होगा कि कहां गुना में रखेंगे कहां भाग में रखेंगे, तो ध्यान रखना कि सी एबीसीडी में पहले आता है, इसका नंबर कम है और एल का नंबर ज्यादा है। तो नंबर कम है, कम कब होगा जब भाग देंगे, और ज्यादा कब होगा जब गुना करेंगे। इसमें क्या होगा, ये वोल्टेज को कंट्रोल करेगा कि करंट को, इंडक्टर है करंट कंट्रोल करेगा, और ये अब देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो पावर फैक्टर का मान होता है R/Z सब जगह यूज होता है। तो यहां पर R तो प्रतिरोध है, ये है कुल प्रतिरोध भी R होता है, तो R/R कितना हो जाता है 1, इसका पावर फैक्टर 1 होता है। इसमें R का मान 0 होगा, शुद्ध होगा, तो इसमें भी R का मान 0 होगा, शुद्ध होगा, तो दोनों में शुद्ध इंडक्टिव और शुद्ध कैपेसिटिव में पावर फैक्टर का मान कितना होता है 0, कितना। और इसमें सर अगर ये करंट को कंट्रोल करेगा तो करंट लैग करेगा और वोल्टेज लीड करेगा, कितना डिग्री से। इस ये वोल्टेज को कंट्रोल करेगा तो इसमें वोल्टेज लैग करेगा और करंट लीड करेगा, कितना डिग्री से। क्लियर। इसके बाद की कार्रवाई हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।